हेलो, कैसे हैं आप सभी। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। इस लेक्चर में हम लोग देखेंगे मॉडर्न फिजिक्स का जो एक चैप्टर है न्यूक्लियाई, इसका पूरा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पिछले लेक्चर में हम लोग डिस्कस किए थे ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर और एटम्स का सेपरेट ऑब्जेक्टिव वीडियो बना था, जो कि क्लास 12th जो इस बार बच्चे फिजिक्स स्पेशली जो बोर्ड एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए पूरा हम लोग का सीरीज चल रहा था। इस सीरीज में लगभग सारे चैप्टर का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो चुका है। जो बच्चे अगर नए हैं तो जा करके सारे लेक्चर्स को एक एक करके देखें। आपका कंप्लीट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन टॉपिक वाइज जो थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल बेसिस पे होता है उसको हमने इसमें अच्छे से करा रखा है। तो आइए से स्टार्ट करते हैं न्यूक्लियाई का पहला क्वेश्चन कि द रेडियाई ऑफ टू न्यूक्लियाई विद मास नंबर 8 एंड 27 आर इन द रेशियो ऑफ। क्वेश्चंस का कि यदि मास नंबर 8 और 27 है तो इसका रेडियस का रेशियो क्या होगा। करेक्ट है। तो ध्यान देना है, सबसे पहले चीज़ समझ लीजिए कि जो रेडियस का रिलेशन होता है वो r इजिकल्स टू आर नॉट ए टू द पावर 1/3 होता है। ठीक है, ये रिलेशन होता है रेडियस का, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले इसको समझ लेना है। अब देखना है कि यहाँ पे दो मास नंबर है और उसका रेशियो पूछ रहा है। तो सबसे पहले के लिए हम लोग देख लेंगे। अच्छा, इसमें ध्यान रखिएगा ये मास नंबर है, आर नॉट कांस्टेंट है और आर वन रेडियस तो निकाल ही रहे हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे आर वन इजिकल्स टू आर नॉट, ए कितना है, 8 है, तो 8 टू द पावर 1/3। करेक्ट है। सॉल्व करेंगे तो कितना आ गया, आर नॉट, इसको सॉल्व करेंगे तो क्यूबिक रूट है तो ये आ जाएगा 2। करेक्ट है। उसी तरीके से R2 देख लेते हैं तो ये भी हो जाएगा आर नॉट और कितना है 27 है मास नंबर, तो 27 का पावर 1/3 तो ये कितना हो जाएगा आर नॉट यानी कि 3, ये हो जाएगा। ठीक है। अब दोनों का रेशियो लीजिए, R1 डिवाइडेड बाई R2 करके देखिए कितना आ रहा है। तो क्या होगा, आर नॉट इंटू 2 डिवाइडेड बाई आर नॉट इंटू 3, आर नॉट से आर नॉट कैंसिल आउट हो गया। तो R1/R2 कितना रेशियो निकल के आया, 2/3, यानी कि ये निकल के आ गया R1 रेशियो R2 2:3। ये रिजल्ट निकल के इसमें आया। आइए ऑप्शन चेक करते हैं इसका करेक्ट आंसर क्या होता है। देखिए ऑप्शन ए में 8:27, बी में 2:27, यानी कि बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का 27 रेशियो है और 3:2 जो कि रॉन्ग आंसर है। तो यहाँ पे आपको मिल गया पहला का करेक्ट आंसर 2:3। इसी तरीके से हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ कि द मास ऑफ यूरेनियम न्यूक्लियस वैरी विद वॉल्यूम। करे कि जो कोई यूरेनियम न्यूक्लियस है उसका मास किस तरीके से वैरी करता है, और यानी मास और किसका रिलेशन पूछा हुआ है, वॉल्यूम का रिलेशन पूछा हुआ है। ये इसमें ध्यान देना है। तो अब ध्यान दीजिए, मास और वॉल्यूम का रिलेशन की यदि अगर हम लोग बातें करें तो इसमें हम लोग देखेंगे, यहाँ पे देखते हैं, इसको मिटाते हैं। ठीक है। सबसे पहली चीज तो ये देखिए कि जो डेंसिटी होता है, मास और वॉल्यूम के रिलेशन के लिए डेंसिटी चाहिए। तो डेंसिटी जो होता है वो होता है क्या, मास बाई वॉल्यूम, यानी मास बाई वॉल्यूम। ठीक है, यानी कि रो इज इक्वल्स टू m/v। ठीक है, यहां से यदि अगर हम v को इधर भेजे तो रो भी इंटू एम हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा रो इंटू भी इक्वल्स टू एम, यानी एम हो जाएगा रो भी के बराबर। अब यहां से देखिए मास एम के क्या हो रहा है, मास एम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू भी हो रहा है, यानी कि कोई भी यदि एलिमेंट है तो उसका जो है वॉल्यूम मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो आइए यहाँ पे हम लोग देखते हैं, ऑप्शन नंबर 1 कह रहा है कि मास इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यहाँ पे मास अंडर रूट वॉल्यूम, सी में मास प्रोपोर्शनल टू v², और डी में दिया है मास प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है। अच्छा देखिए इसमें एक साथ 4-4 क्वेश्चन 5-5 क्वेश्चन एक स्लाइड में मिलेगा, इससे आप थोड़ा कम टाइम में मैक्सिमम से मैक्सिमम सारे क्वेश्चंस को आप कंप्लीट कर पाइएगा। तो आइए इस तरीके से आप थोड़ा सा सेट प्रैक्टिस भी करते रहिए, खुद से आंसर भी इसका बना करके बताते रहिए, कमेंट में छोड़ते रहना है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इन नेचर। करें कि इसमें से कौन है ऑब्जेक्ट जो है जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं है। सबसे पहले बोला रेडियो वेव, एक्स रेज, गामा रेज, और लास्ट क्या बोला है, बीटा रेज, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बीटा रेज। बीटा एक पार्टिकल होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर का नहीं होता है। अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर में कौन कौन से आ सकते हैं, तो आप ईएमवी में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में एक ट्रिक से हम आपको बताए थे कि आपको पता है कि रियल मैन यानी
रियल मैन इन VUXG गेम, तो R से क्या हो जाएगा, एक रेडियो वेव, ठीक है। M से हो जाएगा माइक्रोवेव, ठीक है। E जिन, तो I से हो जाएगा इंफ्रारेड रेज, ठीक है। रियल मैन इज इन VU, V से क्या हो जाएगा, विजिबल रेज, ठीक है। U से हो जाएगा UV रेज, X से हो जाएगा एक्स रेज, और Y से क्या हो जाएगा, XY यानी कि G, तो G से क्या हो जाएगा, गामा रेज, ठीक है। तो ये सब जो है आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है, यानी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक नेचर्स इसका है। और ये अगर यदि कोई भी ऑप्शन में रहता है, लेट सपोज कि अब यहाँ पे इसके जगह कुछ और भी तो हो सकता है, तो ये सब का सब आपका क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नेचर का है, यानी EMW के नेचर का है। यू अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से इसका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 कहा कि द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस ऑफ अ न्यूक्लियस रिप्रेजेंट इट्स। कह रहा है कि जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस होता है वो क्या रिप्रेजेंट्स करता है, ठीक है। तो यानी कि अब पहला ऑप्शन कहा कि मास डिफेक्ट, ऑप्शन बी कहा रेट ऑफ डीके, ऑप्शन सी कहा स्टेबिलिटी, और ऑप्शन डी कह रहा है रेडियो एक्टिविटी। यानी कि अब एक चीज ध्यान रखना है कि जो अब यहां पे देखिए कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, यानी कि एक न्यूक्लियस को बाइंडिंग एनर्जी कितना होगा। न्यूक्लियस कहने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन प्लस नंबर ऑफ प्रोटॉन। तो उसका बाइंडिंग एनर्जी उसके स्टेबिलिटी को बताता है कि उसका कितना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस है, ठीक है। तो यानी कि इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि स्टेबिलिटी। तो इस 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। यानी ये चारों क्वेश्चन है सो नोट डाउन कीजिए। इसी तरीके से हम लोग अगले नेक्स्ट स्लाइड में भी और 4 या 5 क्वेश्चंस देखते हैं, नोट डाउन कीजिए। क्वेश्चन देखते हैं सर, इस स्लाइड में भी 4 क्वेश्चंस आपको आ गया है सामने। क्वेश्चन नंबर 5। अच्छा सर, पहले इस स्लाइड को जो है पॉज करके खुद से एक बार जो है टिक मार्क कीजिए, क्वेश्चन कितना आपका सही हो रहा है, ठीक है। आइए सर क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ हम मूव करते हैं। कहा कि विच ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन इज करेक्ट। कहा कि इसमें जो चारों इक्वेशन दिया हुआ है वो करेक्ट कौन सा आंसर है, ठीक है। तो ऑप्शन ए में देखना है सुन कि यूरेनियम 92 238, ये टूटा तो यूरेनियम 90 234, ये तो इसका कोई मतलब ही नहीं हुआ है, सोचिए ये रिएक्शन पॉसिबल ही नहीं है। तो पहला इक्वेशन तो पहले ही खत्म हो गया। दूसरा पूछा 92 238 और थोरियम 90 234 और हीलियम 24। देखिए एक चीज़ बताते हैं सुन, इसको चेक करने के लिए कि जो अब जैसे मान लीजिए कोई भी एलिमेंट यदि रहता है, जैसे मान लीजिए कि यूरेनियम ही हम लोग ले लें 92 238, तो ये इसका एटॉमिक नंबर रहता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, एटॉमिक नंबर, जो आपको पता भी होगा। और इसको हम लोग बोलते हैं मास नंबर, मास नंबर, करेक्ट है। तो कोई भी अगर हेवी न्यूक्लियस अगर स्प्लिट होता है, तो वो अगर यदि टूटता है किसी छोटे न्यूक्लियाई में, तो उसका लेफ्ट हैंड साइड का मतलब इसका एटॉमिक नंबर इस दोनों के समेशन के एटॉमिक नंबर के बराबर होना चाहिए। और साथ ही साथ जो मास नंबर इसका यानी कि 238 है, तो इस दोनों के मास नंबर के समेशन के इक्वल होना चाहिए। जो आपको रिएक्शन दिया है, जो भी दिया हो क्वेश्चंस में, वो इक्वल आपको बैलेंस होना चाहिए। तो वहीं हम लोग चेक करेंगे। तो चारों ऑप्शन में चेक करते हैं। और तो इस ऑप्शन में हम लोग देखें, देखिए इसमें भी 90 प्लस 2 92 है और 234 प्लस 4 238 है, लेकिन ये तो रिएक्शन ही पॉसिबल नहीं है, तो यूरेनियम बता रहा है, ठीक है। तो हम लोग इसकी बात करेंगे। इस ऑप्शन नंबर बी में चेक करते हैं 92, तो 90 प्लस 2 92 और 238 234 प्लस 4 यानी 238, यानी ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो रहा है, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। वैसे हम ऑप्शन ये भी चेक करेंगे, देखेंगे कि यहाँ तो ऐसा कुछ नहीं ना है। 92 तो 90 प्लस 2 92, ये भी दिया हुआ है एटॉमिक नंबर, देखिए 238 तो यहाँ 239, पहला ही 239 है, तो यानी कि अब इसमें 4 जोड़ेंगे तो और ज़्यादा ही हो गया, तो ये तो पॉसिबल नहीं है, गलत है। यहाँ चेक कर लेते हैं सुन इस कंडीशन में कि 292 दिया हुआ है, ठीक है, 92 दिया हुआ है, और ये थोरियम 90 और यहाँ पे 234 दिया हुआ है और 234। एक मिनट से इसका ऑप्शन चेक करते हैं, इसमें कुछ मिस्टेक लग रहा है, चेक करते हैं। यहाँ पे जो ऑप्शन डी में है ये 242 दिया हुआ है, 242 बाई मिस्टेक 234 लिखा गया था, यानी कि
242 दिया है ना, तो अगर ऐसा रहता 238 तो सेम ही रिएक्शन हो जाता ना। तो यहाँ पे 242 दिया हुआ है, तो पहले ही जो है ये ऑप्शन नहीं होगा, यानी इसका करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर बी। ध्यान रखना है एटॉमिक नंबर सेम होना चाहिए जो स्प्लिट हो रहा है, और साथ ही साथ उसका मास नंबर भी। तो यानी इसका करेक्ट आंसर आपको बी हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 के तरफ मूव ऑन करते हैं। सभी स्टूडेंट्स को बताना है, कहा कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन न्यूक्लियस इज, कहा कि जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन है न्यूक्लियस में वो क्या होगा, यहां से देख करके बताना है। तो सबसे पहले देखिए सुन, इसमें ऑप्शन दिया है ए प्लस जेड, जिसमें ए मास नंबर है और जेड एटॉमिक नंबर है, करेक्ट है। तो ए प्लस जेड, ए माइनस जेड, जेड प्लस ए बाई 2, और डी में ऑप्शन नंबर है डी में जेड है, यानी एटॉमिक नंबर है। तो अब एक चीज़ ध्यान रखना है सुन कि यदि अगर यहाँ पे हम लोग बातें करें सुन किसी भी एलिमेंट के, जैसे लेट सपोज कीजिए एक्स एलिमेंट है, तो एटॉमिक नंबर जेड होता है, मास नंबर ए है। तो जो एटॉमिक नंबर रहता है वही नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहता है, ठीक है। तो एटॉमिक नंबर ऑफ प्रोटॉन भी रहता है, तो यानी कि मास नंबर जो ए है वो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं नंबर ऑफ प्रोटॉन को एटॉमिक नंबर भी यानी जेड, और यहाँ पे ए, और यहाँ पे आ गया क्या प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि यहाँ पे एन यानी कि न्यूट्रॉन। देखिए सुन, जेड को इधर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, ए माइनस जेड इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि एन हो गया। यानी कि नंबर ऑफ न्यूट्रॉन जो होगा वो ए माइनस जेड होगा, यानी मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी इसका करेक्ट ऑप्शन हो गया ऑप्शन नंबर बी, ए माइनस जेड, ठीक है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 के तरफ। इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग खुद बताना है। कहा कि द आइसोटॉप्स ऑफ टू न्यू एलिमेंट मस्ट हैव, यानी कहा कि यदि दो एलिमेंट अगर आपस में आइसोटॉप्स है तो उसका क्या सेम हो सकता है। तो आइसोटॉप्स का मतलब क्या होता है कि एटॉमिक नंबर सेम हो और मास नंबर डिफरेंट हो, ठीक है। लेकिन यहाँ मास नंबर की बात नहीं किया है। इस सब ऑप्शन में देखिए कहा कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन एंड अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। यानी कि अब इस क्वेश्चंस में ये कहा न्यूट्रॉन प्रोटॉन्स के टर्म्स में देखते हैं। तो आइए सीधा हम लोग कोई एलिमेंट आइसोटॉप्स उठाते हैं। यहाँ पे जैसे कार्बन C6 क्या होता है 13, दो को उठा लेते हैं, 12 दो उठा लेते हैं, और C6 13 ये दोनों ले लेते हैं, ठीक है। वैसे C6 14 भी होता है, पर दो से ही पता चल जाएगा। तो देखिए एटॉमिक नंबर सेम हुआ, इसमें 6 दोनों का है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन जो है, प्रोटॉन यानी एटॉमिक नंबर वो भी सेम ही होगा, ठीक है, पहली चीज। दूसरा, अब न्यूट्रॉन निकालेंगे तो 12 में से 6 को माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन मिलेगा, जैसे ऊपर हम लोग अभी जस्ट देखे हैं, इसलिए इस क्वेश्चन को नीचे हमने डाल रखा है क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए इसमें हम लोग क्या करेंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन निकालेंगे। तो देखिए 12 माइनस 6, इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना हो गया 6, और इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 13 माइनस 6 कितना हो गया 7, यानी कि न्यूट्रॉन डिफरेंट रहता है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा कि इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन होगा, ठीक है, और अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होना चाहिए। तो ये हमारा क्या कहलाएगा आइसोटॉप्स। कोई भी आइसोटॉप्स ये रूल फॉलो करना पड़ेगा, यही रूल इसका आइसोटॉप्स का होता है। तो आइए ऑप्शन नंबर ए में देखें, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। लीजिए पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो गया, इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन। क्या और भी चेक करते हैं, अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन बिल्कुल गलत है। इक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये भी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जस्ट 6 7 आ गया, यानी अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन होगा, ठीक है। ऑप्शन डी में कहा अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ये कहा कि अनइक्वल प्रोटॉन जो कि गलत हो रहा है, अनइक्वल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ये सही है, लेकिन साथ में अनइक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन भी तो है। तो इसीलिए इसका करेक्ट ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सीधा सीधा इक्वल नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। आइए तो इस तरीके से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर आपका करेक्ट मिल गया। क्वेश्चन नंबर 8 के तरफ मूव करते हैं। कहा कि द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू लाइटर न्यूक्लियाई इज, यानी कहा कि द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ अ हेवी न्यूक्लियस इनटू टू, अच्छा इंटू टू लाइटर न्यूक्लियस, मतलब ऐसा समझिए ना कि जो हेवी न्यूक्लियस है ना वो स्प्लिट, यहाँ पे समझ जाइए कि जो स्प्लिट हो रहा होगा टू लाइटर न्यूक्लियाई में, तो उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं। कहा कि रेडियो एक्टिव डीके, फिजन, फ्यूजन, और फिजन एंड फ्यूजन दोनों। तो देखिए जब कोई हेवी न्यूक्लियस ब्रेक होता है टू लाइटर न्यूक्लियाई में, जैसे यूरेनियम, जैसे कैसे यहाँ पे टूटा, यूरेनियम टूटा है थोरियम हीलियम के तरीके से, या बेरियम और क्रिप्टन में भी टूटता है। तो अगर उसमें टूटता है तो उसको हम लोग बोलते हैं, प्रोसेस का नाम होता है फिजन,
यानी फीजन जोर पड़ेगा इसमें, तो फीजन मतलब टूटना, हेवी छोटे छोटे स्मॉलर न्यूक्लियाई में टूटेगा, ठीक है। और फ्यूजन मतलब जुड़ना होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फ्यूजन है लेकिन साथ में फ्यूजन है जो कि गलत है, इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया 8 का करेक्ट आंसर बी हो गया फ्यूजन, ठीक है सर। नोट डाउन कीजिए सारे क्वेश्चन को। नाउ द क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 की तरफ मूव करेंगे। इस स्लाइड में आपको 5 क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 को देखते हैं सर कि बीटा रेज आर फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू। कहा कि बीटा रेज फास्ट मूविंग ऑप्शन ए में दिया हुआ किसके कंपेयर में, ए में फोटॉन्स, बी में प्रोटॉन, सी में इलेक्ट्रॉन और डी में दिया हुआ है न्यूट्रॉन। तो इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, जो बीटा रेज फास्ट मूविंग एज कंपेयर टू इलेक्ट्रॉन, यानी इलेक्ट्रॉन से ये फास्ट मूविंग है, करेक्ट है। और एक चीज़ और ध्यान रखना है, जैसे जो है, आइए क्वेश्चन नंबर 10 पे हम लोग मूव करते हैं कि द सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी इज, ठीक है, कि सोलर एनर्जी का क्या सोर्स होगा, ठीक है। कि सबसे पहला बोला कि न्यूक्लियर फ्यूजन, केमिकल रिएक्शन, एनिहाइलेशन ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स एंड डी में है न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी कहा कि सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी क्या होगा, इसी चीज़ का मतलब ध्यान रखने के लिए ये बोले सुन कि जितना भी क्वेश्चन है सबका एक कलेक्शन आपके पास लिखते चलिएगा, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन देखिए सुन, सोर्स ऑफ सोलर एनर्जी, जो सोलर सिस्टम में जो एनर्जी का जो सोर्स होता है वो होता है न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा। फ्यूजन क्या होता है कि जब जो है दो न्यूक्लियस आपस में कंबाइन होते हैं तो एक फॉर्म होता है एक दूसरा न्यूक्लियस, ठीक है। तो वो सोलर एनर्जी यानी सोलर सिस्टम में सन वगैरह में जो है ये रिएक्शंस पाया जाता है, ठीक है, स्टार वगैरह में, तो वो क्या होता है न्यूक्लियर फ्यूजन। यानी इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, न्यूक्लियर फ्यूजन, ठीक है। काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप वीवीआई कर लीजिएगा, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 11 की तरफ मूव करते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज कंजर्व्ड इन अ न्यूक्लियर रिएक्शन आर, यानी कि कौन सा क्वांटिटी इसमें कंजर्व्ड होगा किसमें, न्यूक्लियर रिएक्शन में। पहला कहा कि लीनियर मोमेंटम, ठीक है, बिल्कुल लीनियर मोमेंटम कंजर्व होता है। ऑप्शन बी में कहा कि टोटल चार्ज, ठीक है। उसके बाद कहा कि ऑप्शन सी में एंगुलर मोमेंटम, ये भी कंजर्व होता है, टोटल चार्ज भी कंजर्व रहता है, ठीक है। और लास्ट में बोला ऑल ऑफ दीज, यानी कि ये तीनों ही कंजर्व रहता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी ऑल ऑफ दिस, ठीक है सर। तो इस तरीके से देखिए सर, इस टाइप का जो क्वेश्चन आएगा हम लोग थोड़ा जल्दी इधर से निकलेंगे, ठीक है। इसको आप थोड़ा डेटाबेस क्वेश्चन है तो आपको इसको याद करते हुए आगे बढ़ जाइए, ठीक है। आइए साथ में बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ मूव करते हैं। कहा कि न्यूट्रॉन डिस्कवर्ड बाय विच साइंटिस्ट, कहा कि न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किसने किया था, गोल्डस्टीन, रदरफोर्ड बी में, सी में जे थॉमसन, डी में जेम्स चाडविक। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जेम्स चाडविक। अब बात आता है कि बाकी साइंटिस्ट है, ये भी ध्यान में रखना है, जो गोल्डस्टीन थे वो गोल्डस्टीन याद रखना है ये प्रोटॉन का डिस्कवरी किए हुए थे, ठीक है, गोल्डस्टीन प्रोटॉन का किए हुए थे। रदरफोर्ड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, खासकर एटम में इससे क्वेश्चन बनता है मॉडर्न फिजिक्स के अंदर कि रदरफोर्ड न्यूक्लियस का डिस्कवरी किए थे और साइज भी उन्होंने बताया था न्यूक्लियस का, ठीक है। जे थॉमसन है ये इलेक्ट्रॉन का डिस्कवरी किए हुए थे और लास्ट में हमारा जो है जेम्स चाडविक तो है ही जो न्यूट्रॉन का डिस्कवरी किए हुए थे, ठीक है। तो चारों ऑप्शन का हम लोग यहाँ पे पोस्टमार्टम कर दिए। आइए क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ हम लोग मूव करते हैं। कहा कि द न्यूक्लियस ऑफ एन एटम मेड अप ऑफ, कहा कि जो न्यूक्लियस है वो किस चीज़ से बना होता है, मतलब उसके अंदर क्या क्या प्रेजेंट होते हैं, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो न्यूक्लियस के अंदर क्या प्रेजेंट होते हैं, कहा ऑप्शन प्रोटॉन, बी में प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, सी में अल्फा पार्टिकल और डी में न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन, यानी ये सबको पता होगा। ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, और उसके ऑर्बिट में जो है जो सेल में मूव करते हैं वो इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए, फिर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ मूव करते हैं। क्वेश्चंस कहा कि द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन यूरेनियम 92-235 इज, न्यूट्रॉन की संख्या बताना है। ऑलरेडी आपको पता है न्यूट्रॉन का संख्या क्या होता है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, ये होता है मास नंबर माइनस जेड, एटॉमिक नंबर बोलिए या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोलिए। तो मास नंबर 235 है, एटॉमिक नंबर इसका कितना है 92, तो लिखेंगे
235 माइनस का कितना 92, तो कितना हो गया सुन, 5 में से 2 गया 3, 13 में से जो है 9 गया 4 और 2 यहाँ पे 1, यानी कि इसमें नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ गया 143, यानी इसका करेक्ट आंसर 92, 235, 143 ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट हो गया। ठीक है, और ऑप्शन डी में दिया हुआ है 227, तो उसका तो मतलब नहीं है। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। दिस क्वेश्चन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट्स अल्फा डीके ऑफ एक्स, मतलब जेड ए, यानी एटॉमिक नंबर और ए के टर्म्स में ये दिया हुआ है कि कौन सा अल्फा डीके को जो सेटिस्फाई कर रहा है, यानी फिर से ये बैलेंसिंग वाला क्वेश्चन हो गया कि हम लोग एटॉमिक नंबर बैलेंस करेंगे और साथ ही साथ मास नंबर। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं बैलेंस करके। सुन, कोई भी ऑप्शन उठा लीजिए। तो देखिए सुन, एक एक्स जेड ए है, अब देखिए y में z माइनस 2 है और यहाँ पे 2 है, तो z माइनस 2 प्लस 2 को जोड़ देंगे तो फिर से z आ जाएगा, z माइनस 2 प्लस 2 जोड़ेंगे तो वापस z आ गया। ठीक है, फिर a माइनस 4 प्लस 4 जोड़ लीजिए, a माइनस 4 प्लस का 4, तो 4 से 4 गायब होगा तो फिर से a आ गया, यानी ये करेक्ट है। यानी कि इसके अकॉर्डिंग जो हम लोग देखे वो ये ऑप्शन करेक्ट आ रहा है, ऑप्शन ए। एक आध और चेक करके देख लेते हैं ऑप्शन, कि जैसे मान लीजिए इसको चेक करके देखिए, ऐसे डायरेक्ट चेक करेंगे, z है और यहाँ पे z माइनस 2 प्लस 2, यहाँ तो z आ गया, करेक्ट है। लेकिन मास नंबर भी चेक करते हैं, a प्लस 4 प्लस 4, ये तो a प्लस 8 हो गया, रॉन्ग आंसर है। इसमें भी देखिए z माइनस 4 प्लस 2, तो z माइनस का 2 बचा, गलत है, या पहले ही जो है बैलेंस नहीं हुआ, एटॉमिक नंबर ही बैलेंस नहीं हुआ। और साथ ही साथ यहाँ देखिए z प्लस 2 प्लस 2 z प्लस 4 जो कि बैलेंस ही नहीं हो रहा है, यानी कि इसका एटॉमिक नंबर जो है, इसका एटॉमिक नंबर इस दोनों के समेशन के बराबर आना चाहिए और मास नंबर जो है इस दोनों के समेशन के बराबर आना चाहिए, तो यानी इसका करेक्ट ऑप्शन ये है। ठीक है, तो आइए मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के तरफ। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर अल्फा पार्टिकल, कहा कि अल्फा पार्टिकल जो होता है, यू नो वेरी वेल, कि उसके लिए करेक्ट ऑप्शन इसमें कौन सा है। ठीक है, इसमें करेक्ट ऑप्शन में जैसे इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन, हीलियम न्यूक्लियस और हाइड्रोजन न्यूक्लियस। देखिए सबसे पहली चीज़ कि ये तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद दूसरी बात है इलेक्ट्रॉन ऐसा कुछ नहीं है। अल्फा पे क्या होता है ये समझ लीजिए, अल्फा पे जो है 2 प्लस चार्ज होता है और ये मास इसका जो होता है वो मास होता है, इससे हम लोग रिलेट करेंगे 4 AMU के बराबर। ठीक है, तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हुआ। हीलियम न्यूक्लियस, बिल्कुल हीलियम न्यूक्लियस का मास 4 AMU होता है और डी में हाइड्रोजन तो होगा ही नहीं क्योंकि इसका 1 होता है, तो यानी कि इसका अल्फा पार्टिकल जो है उसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा, ये बिहेव करता है थोड़ा हीलियम न्यूक्लियस की तरह जो है। ठीक है, बिहेव यानी कि इसका मास नंबर जो है आपका सेम होता है। ठीक है, तो ये अच्छा ये वाला क्वेश्चन याद है रदरफोर्ड का, जो हम लोग एटॉमिक मॉडल में जो क्वेश्चन होता है वहाँ पे हम लोग ये देखते थे कि जो अल्फा पार्टिकल उसमें हम लोग बम्बार्ड किए हुए थे। इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में भी जो है क्वेश्चन दिया हुआ है, एटम्स का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का लिंक जो है इसी डिस्कशंस में है, उसको भी देखिएगा, वहाँ मिल जाएगा। ठीक है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, कहा कि 1 क्यूरीज इक्वल्स टू डॉट 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 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड। कहा कि 1 क्यूरीज किसके बराबर है, तो जो 1 क्यूरी जो होगा, ध्यान दीजिए, पहला ऑप्शन 4.2 × 10⁵ डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 3.7 × 10⁻10 डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड, 6.3 × 10⁸ और डी में दिया है 9.2 × 10⁴। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसमें सी, ऑप्शन सी नहीं बी में दिया हुआ है 3.7 × 10⁻10 जो 1 क्यूरी के बराबर होता है और इसका यूनिट डिसइंटीग्रेशन पर सेकेंड होता है। ठीक है, ये रेडियो एक्टिविटी का यूनिट होता है। ठीक है, करेक्ट है, तो इसको से एक बार नोट डाउन कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 18 के तरफ, इस स्लाइड में आपको 4 क्वेश्चंस मिलेंगे जो कि इसमें ये दोनों क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये पहला वाला, जिसमें पहला क्वेश्चन कर रहा है 18 में कि बीटा डीके इज कन्वर्जन इनसाइड न्यूक्लियस। कहा कि बीटा डीके का जो कन्वर्जन होता है न्यूक्लियस के अंदर कैसे होता है, यानी ऑप्शन ए में बोला प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन, ठीक है, बी में बोला न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन, सी में इलेक्ट्रॉन इंटू प्रोटॉन एंड डी में न्यूट्रॉन इंटू इलेक्ट्रॉन। तो ध्यान रखना है जो बीटा माइनस डीके होता है, देखिए बीटा 2 टाइप का डीके होता है, बीटा प्लस डीके और बीटा माइनस डीके। तो माइनस डीके में जो है वो कन्वर्जन होता है न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन में, करेक्ट है सुन, तब जो है आपका बीटा माइनस डीके होता है न्यूक्लियस के अंदर जो है, करेक्ट है सुन। और देखिए न्यूक्लियस की बात हो रहा है तो ये रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स के अंदर जो
रिएक्शन होता है न्यूक्लियस रिएक्शन, उसके अंदर न्यूट्रॉन से प्रोटॉन में होता है, तो ये बीटा माइनस डीके होता है। इसीलिए साथ ही साथ यहाँ पे भी हमने लिख रखा है सुन कि बीटा प्लस डीके इज कन्वर्जन इनसाइड न्यूक्लियस इज। ये दोनों में से एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। तो इसमें देखिए इसका जो करेक्ट आंसर होगा ये होगा प्रोटॉन इंटू न्यूट्रॉन, ठीक है। यानी कि न्यूट्रॉन इंटू प्रोटॉन होगा तो माइनस डीके, और प्रोटॉन से न्यूट्रॉन में जाएगा तो बीटा प्लस डीके होगा, किस में? कन्वर्जन इनसाइड द न्यूक्लियस के अंदर। तो इस दोनों क्वेश्चंस को ध्यान रखना है, ठीक है। आइए हम लोग बातें करते। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखना है कि बहुत सारे आज कुछ बोर्ड में जो है इसमें 2-4 क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट का, तो बहुत कुछ बोर्ड में जो है रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स को हटा दिया है, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर। तो 2-3 क्वेश्चन है उसको आप आगे बढ़ जाइएगा, बाकी सारे क्वेश्चन तो आपको आएगा ही आएगा, और जिसमें है वो तो सारे ही देखे, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 20 का कहा कि इन रेडियो एक्टिव सैंपल 20 में रेडियो एक्टिव सैंपल नंबर ऑफ अनडीके न्यूक्लियाई डिक्रीजेज फ्रॉम 16,000 टू 2,000 इन 9 days, इट्स हाफ लाइफ टाइम इज, ठीक है। हाफ लाइफ टाइम की बात होता है, तो देखिए हाफ लाइफ टाइम होता क्या है, तो पहले आइए क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं, फिर 20 पे हम लोग बातें करेंगे, क्योंकि उसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन है। कहा कि द टाइम इन विच रेडियो एक्टिव सब्सटेंस हाफ ऑफ इट्स इनिशियल अमाउंट इज कॉल्ड व्हाट? एवरेज लाइफ, हाफ लाइफ, टाइम पीरियड एंड डीके कांस्टेंट। तो देखिए एक टाइम ड्यूरेशन में कोई भी रेडियो एक्टिव सब्सटेंस अपना इनिशियल के आधा हो जाए यानी हाफ हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं हाफ लाइफ टाइम, यानी वो उसका हाफ लाइफ होता है, ठीक है। अब उससे रिलेटेड ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन दे दिया क्वेश्चन नंबर 20 में कि सब्सटेंस 16,000 से 2,000 तक पहुंचा हुआ है, यानी 16,000 से 2,000 पे डिक्रीज किया, कितने डेज में? 9 डेज में। तो हाफ लाइफ टाइम कितना होगा? अब देखिए 16,000 से 2,000, तो देखिए बाई ट्रिकी हम आपको डायरेक्ट क्वेश्चन इसको सॉल्व करवाते हैं। ध्यान दीजिए सुन, अगर ध्यान दीजिए 16,000 था, अगर इसका यदि अगर हम लोग हाफ करें तो 16,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 8,000, करेक्ट है। पहुंचते हैं पहले डिक्रीज होगा 2,000 तक, फिर 8,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 4,000, ठीक है, और 4,000 का हाफ कितना हो जाएगा? 2,000। तो देखिए ना ये तो यही ना बोला कि ये जो टाइम पीरियड 9 डेज में ये कहाँ तक पहुंचा? 60,000 से 2,000 तक, यानी कहाँ से कहाँ? यहाँ से यहाँ पहुंचागा एक बार, फिर यहाँ से यहाँ पहुंचा, फिर यहाँ से यहाँ, यानी कि इसको 3 हाफ लाइफ टाइम लगा हुआ है, और पूरे टाइम 9 डेज दिया हुआ है और इसमें 3 हाफ लाइफ टाइम लगा हुआ है, यानी एक हाफ लाइफ टाइम में कितना टाइम लगा होगा? 3 डेज, ठीक है। फिर इसमें भी कितना लगा होगा? 3 डेज, और इसमें भी कितना टाइम लगा होगा? 3 डेज, ठीक है। यानी कि ये 3 डेज पे जो है अपने इनिशियल का ये हाफ हो रहा होगा सैंपल, यानी 16,000 से 8,000, फिर 4,000 और फिर 2,000, यानी कि इसका एक हाफ लाइफ का टाइम कितना रहा है? 3 डेज, यानी इसका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा वो 3 डेज, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस तरीके से आप कोई भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं डायरेक्टली। तो आइए ऑप्शन नंबर ए चेक करते हैं। ए में 4 डेज, बी में 9 डेज, सी में 6 डेज एंड ऑप्शन डी में जो है 3 डेज, यानी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 डेज, इसका हाफ लाइफ टाइम हुआ है, ठीक है। नोट डाउन कीजिए। इसका भी एक लास्ट स्लाइड और इसमें आ जाएगा, तो हम लोग न्यूक्लियस का यानी न्यूक्लियाई का पूरा क्वेश्चन लगभग हम लोग सारे क्वेश्चन को देख लेंगे। नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग देखेंगे 22 से लेकर 25 तक का क्वेश्चन है, हमारा लास्ट स्लाइड होगा। काफी अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसमें देखने को मिलेगा, जिसमें पहला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एलिमेंट, यानी कि कौन सा रिलेशन इसमें करेक्ट है। पहले तो ये देखिए गिवन में इसका मतलब क्या है? टीए, ये एवरेज टाइम की बात कर रहा है, यानी एवरेज लाइफ की बात कर रहा है, उसका रिलेशन लेमडा यानी डीके कांस्टेंट के साथ बताना है। तो पहले में ऑप्शन में दिया टीए लेमडा बाई 0.693, टीए 1 अपॉन लेमडा, सी में टीए 0.693 लेमडा एंड डी में टीए इज इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा स्क्वायर, यानी कि जो एवरेज लाइफ इसका जो होगा डीके कांस्टेंट के साथ जो करेक्ट रिलेशन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, टीए इक्वल टू 1 अपॉन लेमडा। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है सर। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 23 बोला क्वेश्चन कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट फॉर रेडियो एक्टिव एटम, यानी जो रेडियो एक्टिव एटम होता है उसके लिए करेक्ट रिलेशन क्या होगा, किसके साथ? क्या हाफ लाइफ इक्वल होगा एवरेज लाइफ के? ऑप्शन ए में दिया हुआ है। क्या हाफ लाइफ
2 टाइम्स होगा एवरेज लाइफ के। ऑप्शन सी में कहा कि क्या हाफ लाइफ 1.6931 एवरेज लाइफ के होगा, या डी में हाफ लाइफ 0.6931 एवरेज लाइफ होगा। तो इसका एसोन जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा एसोन ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हाफ लाइफ जो होता है वो 0.6931 एवरेज लाइफ के इक्वल होता है, मतलब उतना टाइम जो है क्या होगा एवरेज लाइफ। करेक्ट है। अच्छा इससे बताइए तो हाफ लाइफ का वैल्यू कम होगा, क्योंकि ये देखिए 1 से वैल्यू कम होगा, एवरेज लाइफ से हाफ लाइफ का वैल्यू हमेशा कम होता है। कितना टाइम 0.693, ठीक है। तो इसलिए पॉइंट में है, इसलिए कम होगा, ये ध्यान रखना है। यानी इसका करेक्ट रिलेशन ऑप्शन नंबर डी में आपको मिल गया। ठीक है, उसी तरीके से मूव करते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये खुद आप लोग बताइए सर, अभी हम लोग डिस्कस भी किए हुए हैं कि द नेम ऑफ प्रोसेस ऑफ अ 2 लाइटर न्यूक्लियाई कंबाइन टू फॉर्म अ हेवियर न्यूक्लियस इज, क्या होगा बताइए। ऑप्शन ए में दिया रेडियो एक्टिव डीके, ऑप्शन बी में है फ्यूजन, ऑप्शन सी में है फीजन, ऑप्शन डी में है फ्यूजन एंड फ्यूजन बोथ। ठीक है, अब ये क्या कहा कि 2 लाइटर न्यूक्लियाई आपस में कंबाइन करके हेवियर न्यूक्लियस बनाए हुए हैं। तो अब देखिए जो टूटता है वो फ्यूजन होता है, यानी हेवी न्यूक्लियस टूटेगा 2 लाइटर न्यूक्लियाई में तो फ्यूजन होगा, लेकिन जो जुड़ेगा आपस में तो वो क्या होता है फ्यूजन, FUSSION, यानी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूजन। इसमें फ्यूजन है लेकिन साथ में फ्यूजन भी तो है, फ्यूजन भी तो है, जो कि करेक्ट आंसर नहीं होगा। तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर हो गया न्यूक्लियर फ्यूजन। ठीक है सर। लास्ट क्वेश्चन कि द यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज, बताइए सर रेडियो एक्टिविटी का क्या यूनिट हो सकता है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन ए में दिया है इलेक्ट्रॉन वोल्ट, बी में जूल, सी में जूल पर सेकेंड और डी में दिया हुआ है क्यूरी, यानी क्यूरी ही इसका जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी 25 का ऑप्शन नंबर डी रेडियो एक्टिव एलिमेंट का यूनिट क्यूरी हो जाएगा। तो यहाँ पे यहाँ पे कंप्लीट होता है पूरा ही हमारा रेडियो एक्टिव एलिमेंट का जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन था टॉपिक वाइज, इसमें हमने सारे ले रखा है। ठीक है, तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए और साथ ही साथ जो है लाइक शेयर सब्सक्राइब करते ही रहिए। और जो भी ऑब्जेक्टिव आपको शुरू से लेकर लास्ट तक लाओ, अब देखिए यहाँ पे मॉडर्न फिजिक्स का भी ऑब्जेक्टिव हम लोग का कंप्लीट हो गया। तो यानी कि अब जो है आपको शुरू से लास्ट तक सारे ऑब्जेक्टिव्स को देखना है, बोर्ड एग्जाम्स नज़दीक है, प्रिपरेशन कीजिए सन्स। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं सन्स नए और लास्ट इसका ऑब्जेक्टिव का जो है पार्ट्स एक बचा हुआ है सेमीकंडक्टर का, उसको कंप्लीट करेंगे, हमारा ये सारा का सारा कंप्लीट हो जाएगा। थैंक यू सन्स, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, सी यू, थैंक यू।